आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं नवीद अंजुम। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। रियासती वज़ीर बराए आबी वसाइल राधा कृष्ण विखे पाटिल ने लिया इलाक़ा मराठवाड़ा को कहत फ्री बनाने के लिए शुरू किए गए मंसूबे का जायज़ा और मुताल्लिक़ अफसरान को दी ज़रूरी हिदायत। मीटिंग के बाद की सहाफ़ियों से मुलाकात और कहा कि मरकज़ी व रियासती हुकूमतें इस मामले में हैं संजीदा। जल्द ही इलाक़े मराठवाड़ा से सूखे का हो जाएगा खात्मा। बालिका आश्रम मामले की जांच के लिए विधान परिषद की डिप्टी स्पीकर नीलम गोरे ने मुताल्लिक़ा शोबे के वज़ीर और पुलिस अफसरान के हमरा शहर के मुख्तलिफ बालिका आश्रमों को दी विजिट और वहां मुकीम लड़कियों और बच्चों से की मुलाकात। लड़कियों की जानिब से दिए गए मशवरों से नीलम गोरे हुई शदीद मुतासिर और कहा उन पर अमल करने से माशरे में आ सकती है खुशगवार तब्दीलियाँ। MLA गोपीचंद पडलकर के मुतनाज़िया बयान पर NCP शरद पवार ग्रुप के लोग हुए मुश्तइल। रियासत भर में किए जाने लगे एहतजाजी मज़ाहिरे। क्रांति चौक इलाके पर मकामी ओहदेदारान वर्कर्स ने किया जमकर एहतजाज और मुतनाज़िया बयान देने वाले रुकन असम्बली के खिलाफ लगाए जमकर नारे और किया अपने ओहदे से इस्तीफ़े का मुतालबा। और उत्तर प्रदेश के ज़िला कानपुर में पेश आए वाक़े से आशिक़ाने रसूल सख्त हुए नाराज़। मुल्क गिर सतह पर एहतजाज का सिलसिला जारी। हज़ारों की तादाद में बंदगाने तौहीद ने निकाला शहर में मोर्चा और आई लव मोहम्मद का बोर्ड लगाने वालों पर दर्ज FIR वापस लेने का किया मुतालबा। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर बराए आबी वसाइल राधा कृष्ण विखे पाटिल आज अपने शोबे के ज़रिए चलाए जाने वाले मंसूबों का जायज़ा लेने औरंगाबाद आए हुए थे। इरिगेशन डिपार्टमेंट के अफसरान व मुलाज़मीन से तबादला ख्याल के बाद उन्होंने सहाफ़ियों से मुलाकात की। आइए देखते हैं उन्होंने इस सिलसिले में मीडिया को क्या कुछ बताया। गोदावरी महामंडळाची कार्यक्रम आपल्या देशाचे लाडके पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदींचा आहे आणि त्याचबरोबर महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्याचा संकल्प जो राज्याचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांनी केलेला आहे त्या अनुषंगिक विशेष करून मराठवाड्यातील पाण्याची तूट भरून काढण्यासाठी आपण जे काही नियोजन केलेलं आहे त्याची विस्ताराने चर्चा होऊन त्याला काही आपण मान्यता दिलेली आहे। विशेष करून पश्चिम वाहिन्याचे पाणी आपण जे गोदावरी खोऱ्यात आणणार आहोत साधारण 80 TMC पाणी आहे। ते पाणी आणण्याच्या संदर्भात आता प्रकल्प आराखडा आपला जवळजवळ जानेवारीपर्यंत शासनाला सादर होईल। त्याच्यानंतर निविदा प्रक्रिया सुरू होईल। साधारण आपल्याला प्राथमिक अंदाज आहे की साधारण 70,000 कोटी रुपये खर्च येईल। पण ते पाणी आपल्या खोऱ्यात आल्यानंतर त्याचं नियोजन कसं करायचं त्या संदर्भात सर्वेक्षण त्यामध्ये आपल्या देशातील जे काही प्रमुख पायाभूत सुविधामध्ये किंवा धरणांच्या मध्ये काम करणाऱ्या ज्या संस्था आहेत खाजगी संस्था आहेत त्यांना बोलवलं होतं। प्रमुख वित्त संस्था देशभरातल्या त्या ठिकाणी बोलवल्या होत्या आणि आम्ही जलसंपदा खात्याकडून मग ते नळगंगा वेनगंगा प्रकल्प आहे जो विदर्भाचा वरदान ठरणारा प्रकल्प आहे। आपला प्रकल्प आहे जो आहे नदीजोड प्रकल्प जो गोदावरी खोऱ्यात पाणी आणण्याचा आहे। हायब्रिड एन्युटी प्रकल्प धोरणाच्या अंतर्गत ते प्रकल्प आपण घेणार आहोत असं प्रकारचं एक नवीन धोरण त्या ठिकाणी त्यांच्यासमोर मांडलेलं आहे। पुढे हायमध्ये पूर्वी करायचे आता हायब्रिड एन्युटी मध्ये प्रकल्प आपण माध्यमातून करावं आणि मग त्या सगळ्या जो 12-13 संस्था तुम्ही अरेंज करा आणि त्याला अतिशय चांगलं यश मिळालं। याच्यामध्ये आपल्या राज्यमंत्री मेघनाताई बोर्डेकर यांच्या मागणीनुसार सेल व मानवत तालुक्यातील 54 गावांना पाणी उपलब्ध करून देणे तसं पूर्णा प्रकल्पातील जिंतूर तालुक्याला पाणी उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात आम्ही आता आदेश दिलेले आहेत। पाणी उपलब्ध आहे बऱ्याचशा भागांमध्ये जे येलदरी मला वाटतं प्रकल्पातून
आज पूर्ण क्षमतेने पाणी वापरलं जात नाही. त्यामुळे पाणी उचलून त्या ठिकाणी वॉटर बॉडीज आहेत, तलाव आहेत, मायनर टँक्स आहेत, ते भरून द्यायचा आम्ही आज निर्णय घेतला की त्याचं सर्वेक्षण ताबडतोब करावं, असे आज त्याच्यामध्ये निर्णय झालेला आहे. पण पाणी उपलब्ध आहे आणि वापरलं जात. अजिंठा बंधाऱ्याचे काम सुद्धा जे आहे त्याचा संकल्पन मंजूर केला आपण आणि त्याच्या सुद्धा ते SRTCला सादर करण्यात आलेलं आहे. मला वाटतं त्या सुद्धा कामाला आपण आता 1200 हेक्टरचं काम त्याच्यामध्ये क्षेत्र सिंचनाखाली येईल, त्याला आपण आता मान्यता देतोय. सोयगाव प्रकल्पातून जंगला तांडा प्रकल्पाच्या नवीन बंद नलिकाद्वारे पाणी सोडावं अशी मागणी होती. तर आता नवीन मागणी आली होती, आम्ही त्याला सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिलेले आज. आणि खेळणा प्रकल्पाची उंची वाढवणं, खेळणा प्रकल्प तो आम्ही आज निर्णय केलेला आहे. आज म्हणजे साधारण मला वाटतं एकूणच 1.6 मागणी आहे 1.6 परंतु आपण पाणी उपलब्धतेप्रमाणे मानतो 0.8 MM³ तिथं स्टोर येऊ शकतं ऍडिशनल, असं आमचा सर्वे सांगतोय. ऑलरेडी ती प्रकल्प पूर्वी त्यांनी दिलेली मागणी होती, विटेकरांची तीच मागणी होती, याची तीच मागणी होती. त्यामुळे पाणी उपलब्ध करून देण्याचा फक्त प्रश्न आहे. तर ते पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी आम्ही आता सर्वेक्षण पूर्ण केलं, पाणी कुठून द्यायचा खरं याच्यावर निर्णय होता. आता हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे म्हणून आम्ही परवा माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या वर्कशॉप घेतला ना, इट वॉज रिअली गुड आयडिया. फर्स्ट इनिशिएटिव्ह होता की आपण काही प्रायव्हेट प्लेयर्स बोलवलेत, म्हणजे मला वाटतं स्टेट बँक कॅपनीच पुढाकार घेतला होता, SBI कॅपनी, ADB आहे, SBI तुमचं IDB आहे, सॉरी ADB होतं. नंतर मला वाटतं गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाची इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी आहे फंड देणारी, दॅट ऑल्सो काम. नाबार्डच्या लोकांनी तर सांगितलं आम्ही पाहिजेवर निधी उपलब्ध करून द्यायला तयार आहोत नाबार्डच्या माध्यमातून. म्हणून ते कसं रिस्ट्रक्चर करायचं त्यासाठी एक कसं इट वॉज फर्स्ट इनिशिएटिव्ह. त्या मला वाटतं आम्ही 1 महिनाभरात लेटेस्ट वर्किंग ऑन दॅट काही दाखवूया, काही चांगलं होईल किंवा जे निधी पूर्ण होत त्यामुळे रखडलेले आहेत. असं आपण एक 25,000 कोटी आराखडा तयार केला आहे की जे प्रकल्प पूर्ण केल्यामुळे 2 वर्षात त्याचा इम्पॅक्ट येऊ शकेल. म्हणजे मग तो पाईपलाईनचा असेल, कालव्यांच्या नूतनीकरणाचा असेल, कारण बरेच कालवे आता 30-40 झाले, काही धरणाच्या दुरुस्तीचा असेल. आम्ही हे सगळं नाबार्डात देतो. आता गोलमेज परिषदेने काय निर्णय घेतला मला माहिती आहे. गोलमाल परिषदेचे लोक मला भेटले नाही. ती काय गोलमेज मोठी परिषद ते काय मला भेटले नाही. ते आता ते जर मला भेटले, त्यांनी काय निवेदन दिलं काय मी बोलायला सविस्तर काय आपण केलंय असं आहे. म्हणून माझा एकच सातत्याचा प्रश्न आहे, माननीय देवेंद्रजींनी 19 साली 16% आरक्षण दिलं, सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत टिकलं. ते 2.5 वर्षाच्या महाविकास आघाडीत ते आरक्षण घालवलं. त्यांना पहिला जा विचारा ना, विखे पाटील काय करणार आहे, दाखले देणार आहे की नाही, दॅट इज सेकंडरी, तिला आम्ही करणारच आहोत. पण ज्यांनी घालवलं त्यांना काही जा विचारला की आम्ही कोणत्या परिस्थितीत त्यांना घालवलं म्हणून मला दुराग्रह मी सगळे मीडियाला सांगितलंय. ताल्लुका सिल्लोड़ में गुज़िश्ता दिनों हुई बारिश के सबब बड़े पैमाने पर हुए नुकसानात का जायज़ा लेने रुकन असम्बली अब्दुल सत्तार ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया। आया रहे कि रुकन असम्बली अब्दुल सत्तार ने इंतज़ामिया को फौरी और हकीकत पर मबनी पंचनामे मुकम्मल करने की हिदायत दी ताकि किसानों को जल्द अज जल्द मदद मिल सके। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत किसानों के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। बारिश से फसलें, मवेशी और बुनियादी सहूलतें बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। बिजली के खंभे गिरने से सप्लाई बंद है, जिसे जल्द बहाल करने के अहकाम दिए गए। मजीद कहा गया कि वबाई अमराज के खदशे के पेश नज़र सेहत और पशु विभाग को चौकस रहने की ज़रूरत है। रुकन असम्बली अब्दुल सत्तार ने किसानों को यकीन दिलाया कि वज़ीर आला, नायब वज़ीर आला और हुकूमत मिलकर उनकी भरपूर मदद करेंगे और नुकसान का इजाला जल्द होगा। उन्होंने बोरा गाँव, सावखेड़ा, पेंड गाँव, देवल गाँव और दीगर देहातों का भी दौरा किया और किसानों के हौसले बुलंद किए। माशरे को शराब की लानत से पाक करने की गर्ज से दारूबंदी की बजाय दारू मुक्ति मुहिम चलाई जानी चाहिए। ये मशवरा विधान परिषद की डिप्टी स्पीकर डॉक्टर नीलम गोरे ने अवाम और सियासी कायदीन को दिया। वाज़ेह है कि विधान परिषद की डिप्टी स्पीकर डॉक्टर नीलम गोरे बालिका आश्रम मामले की जांच के लिए
औरंगाबाद आई हुई थीं। इस मौके पर उन्होंने भगवान बाबा बालगिरह को विजिट दी। इस मौके पर रूरल एसपी, पुलिस कमिश्नर और दीगर आला अफसरान भी उनके हमरा मौजूद थे। इस विजिट के बाद उन्होंने सहाफ़ियों से बात की और बताया कि उन्होंने सावली बालगिरह की लड़कियों से भी बात की। इस दौरान बालगिरह की लड़कियों ने जो कुछ भी मशवरे दिए उन पर संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है। इस तरह उन्होंने दीगर कई मौज़ूआत पर बात की। संभाजीनगर या ठिकाणी आमच्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनाच्या मध्ये ज्या वेळेला इथल्या विद्यादीप बालगृहामधला विषय आलेला होता, तर त्यावेळेला मी सभापतींच्या चेअरवरतून कामकाजामध्ये जेव्हा या संदर्भातली लक्षवेधी चाललेली होती, तर बरीचशी माहिती माझ्याकडे आपणा सगळ्यांकडून आलेली होती. तर त्यावेळेला मी असं म्हटलं होतं की अजून अशा घटना घडू नयेत आणि अजून सुधारणा व्हावी या दृष्टिकोनातून स्वतः महिला बालविकास मंत्री आदितीताई तटकरे आणि मी आम्ही स्वतः जाऊन या मुलींना जिथे भगवान बाबा मुलींचे बालगृह आणि सावली बालगृह यामध्ये आहेत त्यांनाही भेटून आणि या निमित्ताने महाराष्ट्रामध्ये महिला बालविकास विभाग जे काम करतंय त्या कामामध्ये अधिक चांगल्या प्रकारे ते कसं काम होऊ शकेल या संदर्भामध्ये आज आम्ही भेट घेतली. सावली बालगृह आणि भगवान बाबा मुलींचे बालगृह दोन्हीलाही आम्ही भेट दिलेली आहे. त्यापैकी भगवान बाबा मुलींचे बालगृहामध्ये विद्यार्थी बालगृहातल्याही मुली आम्हाला भेटल्या आणि आमच्याकडे वेगवेगळ्या प्रकारची माहिती पण आलेली होती. त्याखेरीज संभाजीनगर शहराचे पोलीस आयुक्त आणि पोलीस अधीक्षक यांच्याशी पण आम्ही बोललो. ज्या महिलांनी या मुलींचे जबाब घेतले होते त्यांच्याशी आम्ही बोललो आणि आता असं चित्र दिसतंय की विशेषतः सावली बालगृहामध्ये ज्या मुली आहेत तर त्या मुलींच्या पैकी एकूण सर्व मुलींशी आम्ही बोललो. आम्ही काही त्यांच्यामध्ये असा भेदाभेद केला नाही की या मुली रेस्क्यू झालेल्या आहेत आणि या मुली पॉक्सोच्या आहेत. आम्ही सर्व मुलींशी बोललो आणि आम्हाला अतिशय दिलासादायक असं मुलींच्याकडून जी माहिती कळली त्याच्यामध्ये आम्हाला 2 मुली भेटल्या की ज्या तिथे शिक्षण घेत आहेत सावली बालगृहामध्ये आणि त्याच्या एका मुलीला तर 9वी मध्ये 91% मार्क मिळालेले आहेत. आणि तुला काय व्हायचंय असं विचारलं तर तिने मला IAS अधिकारी व्हायचे असं तिने उल्लेख केला. तर दुसरी एक मुलगी आहे तर ती शिकते आहे, तिला पुढचं शिक्षण घ्यायचंय. तुला काय शिकायचं विचारून तिने मला सैन्यात जायचंय असं उत्तर दिलं. त्यामुळे माझं एकच म्हणणं की समाजामध्ये या मुली बालगृहात राहत आहेत म्हणजे काहीतरी समाजाकडून नकोशा असणाऱ्या मुली आहेत असा त्यांच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन न ठेवता त्या समाजाचा घटक आहेत आणि उद्या समाजाचं नेतृत्व करू शकतील अशा प्रकारचं त्यांना प्रशिक्षण शिक्षण देणं हे राज्य सरकारचं कर्तव्य आहे. हुकूमत के जारी करदा सर्कुलर के मुताबिक CCMP कोर्स करने के बाद होम्योपैथिक डॉक्टरों को एलोपैथिक प्रैक्टिस की इजाज़त दी गई है। ताहम रियासती हुकूमत के इस फैसले के ख़िलाफ़ जालना में IMA के डॉक्टरों ने एहतजाज किया। हुकूमत महाराष्ट्र के तिब्बी तालीम और अद्वियात के महकमे की जानिब से हाल ही में जारी किए गए सर्कुलर में महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल को हिदायत दी गई है कि CCMP कोर्स पास करने वाले होम्योपैथिक तिब्बी पेशावर अफराद की महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाई जाए। IMA के डॉक्टरों ने कहा है कि यह फ़ैसला सेहत की खिदमात के निज़ाम की हिफाजत और मेयार के लिए संगीन ख़तरा पैदा करने वाला है। इस पर एतराज़ करते हुए जालना में डॉक्टरों ने वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस को डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अशीमा मित्तल के ज़रिए एक दरख्वास्त भी पेश की। इस मौके पर डॉक्टर चारस्मा हवलदार, डॉक्टर सोनल रनवाल, डॉक्टर गोविंद पटेल, डॉक्टर बलीराम, डॉक्टर राजीव जेथलिया समेत IMA के मुतादिद डॉक्टर्स मौजूद थे। आज आम्ही इथे कलेक्टर ऑफिसमध्ये आमचं एक निवेदन देण्यास आलो होतो। या निवेदनाचा संदर्भ असा आहे की होमिओपॅथी प्रॅक्टिशनर्स जे आहेत त्यांनी एक CCMP 1 वर्षाचा कोर्स करून त्याच्यानंतर शासनाने त्यांना महाराष्ट्र मेडिकल काउन्सिल अंतर्गत नोंदणी करण्यासाठी मान्यता 5 सप्टेंबरला दिलेली आहे। या संदर्भातील खटला 2014 पासून हायकोर्टात सुरू असून त्याचा अंतिम निर्णय प्रलंबित असून सुद्धा शासनाने जे हे पाऊल उचललेलं आहे त्याचा निषेध व्यक्त करण्याकरता आम्ही हे निवेदन दिलेलं आहे। आमचा कुठल्याही पॅथी संदर्भात वाद नाही आहे। प्रत्येक पॅथीचा आम्ही तेवढाच आदर करतो। मात्र आमचा एकच निषेध आमचा जो आहे तो आमच्या महाराष्ट्र मेडिकल काउन्सिलमध्ये ॲलोपॅथी डॉक्टरांचीच नोंदणी होऊ शकते। यामध्ये CCMP डॉक्टरांचा समावेश नको अशी आमची मागणी आहे। आजचा जो बंद आहे हा पूर्वनियोजित आहे। या संदर्भात संबंधित जिल्हा प्रशासनाला आम्ही पूर्वी कल्पना दिली होती। इव्हन राज्य पातळीवर बंद असल्यामुळे आम्ही राज्याचे
आरोग्य आयुक्त आणि मुख्यमंत्री कार्यालय यांना सुद्धा या संदर्भात पूर्वकल्पना दिली होती आणि आज आम्ही आमचे सर्व रुग्ण जे काही आपत्कालीन रुग्ण असतील त्या सर्वांना जिल्हा सरकारी रुग्णालयामध्ये त्यांना आम्ही रेफर करतो आहोत। ताल्लुका कन्नड़ में हालिया दिनों में हुई शदीद बारिश से नदी के किनारे वाक़ इलाकों में मकई, कपास, अदरक और दीगर कई फसलों को हुए शदीद नुकसानात का जायज़ा लेने के लिए रुकन असम्बली संजना जाधव ने करंज खेड़ा और शेलगांव समेत कई इलाकों का दौरा किया। संजना जाधव ने बुध के रोज़ मुतासरा किसानों के खेतों का दौरा किया और किसानों के मसाइल को करीब से सुना। उन्होंने अफसरान को फौरी पंचनामे करने और खेतों समेत ढह गए रास्तों की फौरी मरम्मत के अहकामात भी दिए। जाधव ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने भी किसानों के लिए फौरी इमदाद देने का ऐलान किया है। इस मौके पर तहसीलदार विद्याचरण कड़ूकर, ज़रिया ऑफिसर संजय शिरसाठ, बाजार कमेटी के सदर डॉक्टर मनोज राठौड़, ग्राम पंचायत के अराकीन और बड़ी तादाद में मकामी शहरियान मौजूद। बीजेपी के एमएलए गोपीचंद पाडलकर की जानिब से दिए गए मुतनाज़ा बयान की मजम्मत में आज एनसीपी शरद पवार ग्रुप के ओहदेदारान व वर्कर्स ने क्रांति चौक पर जमकर एहतजाज किया और उनसे आवाम से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। नाजरीन, हाल ही में बीजेपी के एमएलए गोपीचंद पाडलकर ने एक मुतनाज़ा बयान दे डाला जिस पर एनसीपी शरद पवार ग्रुप के ओहदेदारान व वर्कर सख्त मुश्तइल हो उठे और पार्टी के रियासती सदर की हिदायत पर आज क्रांति चौक इलाके में जमकर एहतजाज किया। एमएलए गोपीचंद पाडलकर के खिलाफ जमकर नारे लगाए और मुतालबा किया कि वो अपने इस बयान के लिए महाराष्ट्र की आवाम से आम माफ़ी मांगे। मज़ाहिरीन में पार्टी के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन, जिला सदर तांगड़े पाटिल, साबिक एमएलए वाग चौरे और पार्टी के सभी सेल के ओहदेदारान व वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल थे। या लोकांकडे काहीच राहिलं नाही म्हणून हे भारतीय जनता पक्षाचे हे नुसते कुत्रे नाही तर हे पिसाळे कुत्रे झालेले आहेत। आपण पाहत असाल गेली काही दिवसापासून सनी हा गोपीचंद पडळकर पवार कुटुंबियावरती त्यांनी आधी काहीतरी बोलला, आमच्या सुप्रियाताईबद्दल त्यांनी अपशब्द वापरले, रोहितदादा पवारावरती केलं आणि काल तर त्यांनी हाईट केली की जे सुसंस्कृत नेते आहेत जयंतराव पाटील साहेब हे सगळं राज्य त्यांना ओळखतं, देश ओळखतो आणि आदरणीय पवार साहेबांच्या पावलावर पाऊल ठेवून सनी या ठिकाणी ते पवार साहेबांच्या सोबतीला राहिलेत आणि त्यांना मोठा यशवंतराव चव्हाणांचा वारसा त्यांना आहे। त्यांच्या वडिलांचं काय कार्य होतं आणि त्या कुटुंबातून ते या ठिकाणी या राज्याची त्यांनी अनेक वर्ष सेवा केली, मंत्री राहिलेत आणि आजही ते काम करतात, कोणाच्या बद्दल चुकीचं कधी बोलले नाही। परंतु हा नालायक गोपीचंद पडळकर याच्याबद्दल काय बोलावं, हा इतक्या घाणेरड्या शब्दात काल त्यांनी जयंत पाटील साहेबांवरती टीका केली की तुम्ही काही आता आमच्या वागचौरे साहेबांनी सांगितलं की तुम्ही टीका करा, राजकारणाच्या ज्या गोष्टी खोट्या असतील खऱ्या असतील त्या तुम्ही बोला, परंतु तुमच्याकडे काहीच राहिलं नाही आणि अत्यंत खालच्या दर्जाला जाऊन आई वडिलांचं नाव काढून आणि अत्यंत की जे शब्द सुद्धा आम्ही कधी वापरू शकत नाही अशा खालच्या लेवलला जाऊन त्यांनी केलं। मला असं वाटतं किती वेड्यातला वेडा जरी माणूस असला तर तो असं बोलू शकणार नाही। हे पाहिल्यानंतर सुद्धा त्यांना त्याचं काही खंत वाटली नाही आणि पोलिस काय प्रेशरमध्ये ते काहीच करू शकत नाही आणि मग त्यांना सांगितलं की जेव्हा या राज्याचे नेते राज ठाकरे साहेब आहेत हे नागपूरला भाषणामध्ये बोलले तर त्यांच्यावरती पुण्यात गुन्हे दाखल होतात, राज ठाकरे साहेब जळगावला बोलले त्यांच्यावरती नागपूरमध्ये गुन्हे दाखल होतात आणि असे आमचे अनेक सगळ्या महाविकास आघाडीचे नेते आहे की त्यांच्यावरती वेगळ्या पद्धतीचे गुन्हे या ठिकाणी दाखल झालेत की त्यांच्या बोलण्यामधून सनी मग हे गुन्हे याला कोणता कायद्याचा आधार होता, अशा पद्धतीचं चुकीचं काम या सरकारचं चाललं आणि म्हणून ही हे पडळकर सारखी औलाद बस्ती आली आणि आदरणीय जयंत पाटील साहेबांबद्दल जे वक्तव्य केलं आमच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार पक्षाच्या वतीने आमच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांचा या ठिकाणी जाहीर निषेध करतो। कधीही न घडलेली गोष्ट महाराष्ट्राला काळिंबा फासण्याचं काम भारतीय जनता पार्टीचे बेछूट आमदार म्हणेन मी गोपीचंद पडळकरांनी काल केलं। भाषेचा स्तर काय आहे? अरे मतभेद कोणाचे नसतात राजकारणामध्ये मतभेद सर्वांचे असतात, परंतु राजकीय संस्कृती यशवंतराव चव्हाणांपासून पवार साहेबांपर्यंत रुजवत गेली होती। अगदी मी माननीय
देवेंद्रजींचा सुद्धा उल्लेख करेन की तुम्ही पाळता, परंतु तुमचे बेताल लोक जे आमदार आहेत ते संस्कृती पाळत नाहीत. त्यांनी काय वक्तव्य केलं? स्वर्गीय राजाराम बापू त्यांच्या पत्नी कुसुमताई यांच्याविषयी मी तर म्हणेन हे जयंत पाटील साहेबांचा अपमान नाही, महाराष्ट्रातल्या देशातल्या तमाम मातांचा भगिनींचा अपमान आहे. एका महिलेला तुम्ही अपमानित करताय. स्वर्गीय राजाराम बापूंचं नाव घेऊन जी भाषा मी बोलू शकत नाही, मी एक मुलगी आहे, ती घाण भाषा, ती घाण भाषेतच तर गोपीचंद पडळकरांनी माफी मागितली पाहिजे की महाराष्ट्राची मराठी मुलगी म्हणून ही माझी मागणी आहे. मॅडम, सरकार त्यांना चुकीच्या पद्धतीने सांभाळतंय. सरकार करायला लावतं की काय, ही आता आम्हाला सर्वसामान्य लोकांना शंका निर्माण झाली की देवेंद्र फडणवीस सुद्धा साहेब तुम्ही या लोकांना बोलायला लावता का? असं बोलणं पडतं का? की तुमच्या आई वडिलांपर्यंत झालं हे पडतं का? तुम्ही विकासाचं बोला, तुम्ही वाळव्यामध्ये विकास केला नाही, तुम्ही सांगली जिल्ह्यामध्ये काम केलं नाही, आम्ही करून दाखवलं, असं काहीतरी सांगा. हे सांगणं सोडून दिलं. जा धर्म आणि आई वडिलांवर शिवाय देणे हे महाराष्ट्राचा सुसंस्कृतपणा नाहीये. म्हणून या गोप्या पडळकर हा कुत्र्याची औलाद आहे असं आता आम्हाला म्हणायची वेळ आली. ती आमची संस्कृती नाही की इतक्या खालच्या पातळीपर्यंत आम्हाला बोलणं, पण आता म्हणायची वेळ आली. हमारे नेता आदरणीय जयंत पाटिल साहब के जो बारे में जो ये आमदार है, ये बीजेपी का आमदार, भोकण्याला आमदार, गधा आमदार, कुत्ता आमदार और मंगलसूत्र चोरने वाला आमदार, ये ऐसे आमदार ने हमारा ऐसा नेता है और उनके पास जो उनके वालिद के बारे में, माँ के बारे में, बाप के बारे में जो उन्होंने बात करा, ये ऐसी निंदा करते हम पूरे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे और ये जो पड़ळकर है ये चोर डाकू है और जानबूझकर आज खेतकरी परेशान है, आज लोग परेशान है, आज पूरी पब्लिक परेशान है. आज वो खेतों के वास्ते वहां नहीं जा रहा, मगर एक हमारे नेता के ऊपर जानबूझ के उसके वालिद के ऊपर, माँ के ऊपर, बाप के ऊपर जो उन्होंने जो बोला, हम वो बात बोल भी नहीं सकते. इतना गधा आदमी, इतना कुत्ता आदमी ये पहले बार देखने को मिल रहा. ये जो बीजेपी सरकार ने इसके आमदार पद का ताबड़तोड़ राजीनामा लेना और मुख्यमंत्री को विनती है कि ऐसे लोग नहीं संभालना, अच्छे लोग मुख्यमंत्री साहब साथ ले और ऐसे लोगों को जो बोल रहे ऐसा लग रहा है कि तुम बोलने लगा रहे, ये तुम्हारा ही आदमी है, ये ताबड़तोड़ इसकी राजीनामा लो. वज़ीर आज़म कौशल्य विकास योजना के तहत ख़वातीन की बहबूद के लिए पैठन के रुकन असम्बली विलास भूमरे की रहनुमाई में एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, जिसकी इलाके के ख़वातीन ने खूब पजीराई की. तालुका पैठन के रुकन असम्बली विलास भूमरे की रहनुमाई में और साबिक़ मेयर सोमनाथ परदेशी और शहर की सरबरा वैशाली परदेशी की खुसूसी कोशिशों से वज़ीर आज़म कौशल्य योजना के तहत ख़वातीन की बाइख्तियारी के लिए मुनक़िद किए जाने वाले इक़दामात को ख़वातीन की जानिब से भरपूर रद्द अमल हासिल हुआ. इस प्रोग्राम के तहत साबिक़ मेयर सोमनाथ परदेशी के रिहायशी मकाम पर मुफ्त सिलाई मशीनें तरबियती मनसूबे के लिए दरख्वास्तें वसूल की गई. इस मौके पर तकरीबन 200 से 250 ख़वातीन ने शिरकत की और इस मंसूबे का फ़ायदा हासिल किया. इस मंसूबे के तहत हर खातून को 2100 रुपये माली मदद बराह रास्त उनके बैंक अकाउंट में जमा करवाई जाएगी और इसके ज़रिए ख़वातीन को खुद मुख्तारी की राह, एतमाद में इजाफ़ा और रोज़गार के नए मौक़े मैसर आएंगे. ख़वातीन की बाइख्तियारी की तरफ उठाया गया ये कदम माशरे की ख़वातीन की तरक्की के लिए नया दरवाज़ा खोलेगा, ऐसा यकीन इस मौके पर साबिक़ मेयर सोमनाथ परदेशी ने ज़ाहिर किया. ताल्लुका कन्नड़ के शेलगांव में वज़ीर आला समृद्ध पंचायत राज मुहिम के तहत हुकूमत महाराष्ट्र के रेवेन्यू ऑफिस में सर्विस 15 दिन मुहिम का आगाज़ अमल में आया. इस मौके पर ग्राम सभा भी मुनक़िद हुई, जिसकी निगरानी प्रिंसिपल मनीष महालकर ने की. सरपंच विलास मंगटे ने ग्राम सभा का तारुफ और उसकी अहमियत बयान की. ग्राम सभा में पंचायत राज की अहमियत, गाँव को खुशहाल बनाने और शफाफ हुकूमत कायम करने पर बात हुई. पाए विट खोलने, ग्राम पंचायत के बाख्तियार बनाने और अवामी शिरकत जैसे मौज़ूआत पर भी गौर किया गया. नायब सरपंच यूनुस पटेल, तांतामुक्त सदर शिवाजी मंगटे और दीगर गाँव के अहलकार भी मौजूद. सरपंच विलास मांगटे ने कहा कि किसानों की तरक्की के लिए सड़कें और पानी के ज़खायर ज़रूरी हैं और सबका ताउन हो तो शेलगांव के किसान मजबूत बन सकते हैं. मुहिम 3 मराहिल में होगी. पहला मरहला 17 से 22 सितंबर किसानों के लिए सड़कों की मुहिम,
दूसरा मरहला 23 ता 27 सितंबर हर घर के लिए माविन इक़दामात और तीसरा मरहला जदीद इक़दामात जैसे शमशान भूमि, ज़मीन की जियो फेंसिंग और व्हाट्सएप पर शिकायत का हल। इस मौके पर सरपंच, नायब सरपंच, गाँव के अराकीन और मकामी लोग बड़ी तादाद में मौजूद। उत्तर प्रदेश के कानपुर में आकाए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत पर आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाने वालों के ख़िलाफ़ की गई कार्रवाई की मज़म्मत में आज शहर में मुस्लिम बिरादरी की जानिब से एक जुलूस निकाला गया। वाज़ेह है कि पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत पर कानपुर के राउत नगर के सैयद नगर में गेट के रूबरू आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोर्ड आवेज़ा करने पर कानपुर पुलिस ने 25 नौजवानों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। ये मामला सब इंस्पेक्टर पंकज शर्मा की शिकायत पर दर्ज किया गया। पुलिस का कहना था कि रास्ते पर लगाए गए इस बोर्ड के सबब अमन व अमान को खतरा लाहक था, जिसके सबब मुल्क भर में मुसलमानों का गुस्सा फूट पड़ा और इस वाक़े की मज़म्मत में एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया। आज शहर में एक जुलूस निकाला गया जिसमें आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी तादाद में शरीक हुए। ये मोर्चा मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ डिवीजनल कमिश्नरेट पहुंचा और एक मेमोरेंडम इलाकाई इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया, जिसमें मुतालबा किया गया कि कानपुर के जिन नौजवानों पर FIR दर्ज करवाई गई है वो फौरी रद्द की जाए। इसी तरह खाती PSI के खिलाफ कार्रवाई की जाए। देखिए, गुज़िश्ता दिनों कानपुर के अंदर, उत्तर प्रदेश के कानपुर के अंदर एक वाक़या हुआ। 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बैनर लगाया गया था। उस बैनर लगाने के ऊपर वहाँ की कानपुर की पुलिस ने वो 25 लोगों के ऊपर 25-26 लोगों के ऊपर FIR दर्ज कर दिया और उनको अंदर डाल दी। हमारी मांग ये थी आज ये मोर्चा निकालने के ताल्लुक से कि वो जो FIR हुई है, वो जो गुनाह दर्ज हुआ है, वो गुनाह जो है तो रद्द होना चाहिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हम आई लव लिख सकते, हम हमारे माँ बाप को आई लव बोल सकते, आप आपकी बीवी को बोल सकते, दुनिया में आई लव हम मोहब्बत किसी से भी कर सकते, मगर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं कर सकते। ये तो बहुत गुनाह हो गया आपका। सरकार की जो है तो बहुत दबाव हो रहा है। इसी के ताल्लुक से हमारा यह मोर्चा था। और एक बात आखिर में कहना चाहूँगा मैं कि मुसलमान अपने बीवी बच्चों को कुर्बान कर सकता है, मुसलमान अपने माँ बाप को कुर्बान कर सकता है, मुसलमान अपनी दौलत को कुर्बान कर सकता है, हर चीज़ को कुर्बान कर सकता है, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अगर आन आई तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसी तरीके के मोर्चे निकलेंगे। जिक्रा स्कूल गारखेड़ा में सखी सावित्री की मीटिंग का एहतमाम किया गया, जिसमें दामनी पथक की हेड PSI कांचन मैडम ने मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। आज जिक्रा स्कूल गारखेड़ा में सखी सावित्री की मीटिंग का एहतमाम किया गया। मीटिंग में सोसाइटी के सदर सैयद मुख्तार कादरी ने भी अपने ख्यालात का इजहार करते हुए इन पहलुओं की अहमियत पर रोशनी डाली। प्रोग्राम का इख्तिताम स्कूल की मुअल्लिमा फरीदा के शुक्रिया के कलिमात के साथ मुकम्मल हुआ। शहर के रिहायशी इस्लामी स्कूल और मदरसे में गोबरी और रोबीला के वैक्सीनेशन की मुहिम का आगाज़ किया गया, जिसके तहत 197 रिहायशी तलबा को खसरा और रोबीला की वैक्सीन दी गई। आज 18 सितंबर को भीमनगर हेल्थ सेंटर के तहत इस्लामी मदरसा तालीमाबाद मिटमिटा में खसरा और रूबीला के वैक्सीनेशन की मुहिम औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तिब्बी अफसर डॉक्टर पारस मंडलीचा की रहनुमाई में शुरू की गई। इस मौके पर रिहायशी तलबा का वैक्सीनेशन किया गया। इस मुहिम में 197 तलबा को खसरा और रूबीला की वैक्सीन दी गई। इस वैक्सीनेशन मुहिम में WHO SMO डॉक्टर मुजीब सैयद, असिस्टेंट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अमरज्योति शिंदे, वैक्सीनेशन प्रोग्रामिंग ऑफिसर डॉक्टर उज्ज्वला भामरे, भीमनगर हेल्थ सेंटर की हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर वैशाली मदगरकर, अफरोज शेख, अब्दुल शकील, सेक्रेटरी इस्लामी बनात रिहायशी मदरसा तालीमाबाद मिटमिटा मौजूद थे। नेज़ भीमनगर हेल्थ सेंटर की इंचार्ज सिस्टर्स, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, IFM और आशा वर्करों ने इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए भरपूर मेहनत की। धुलिया शोलापुर नेशनल हाईवे पर मौजूद गड्ढों के सबब ये रास्ता हादसात की आमाजगाह बन गया था। इस ज़िमन में हमने MCN पर खबर दिखाई थी, जिसका असर हुआ और मुताल्लिका महकमे ने इस कौमी शाहराह में मौजूद गड्ढे बंद करवाने के लिए पैच वर्क शुरू कर दिया।
वाज़े हो के धुलिया सोलापुर नेशनल हाईवे नंबर 752 पर करोड़ी टोल नाका से कन्नड़ तक कई जगहों पर गहरे गड्ढे बन गए थे। इन गड्ढों से बचने की कोशिश में मुतादिद हादसात पेश आए। कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई तो कुछ हमेशा के लिए माजूर हो गए। गुज़िश्ता बुध के रोज़ मालीवाड़ा के नौजवान ज्ञानेश्वर जगधने की मोटरसाइकिल को एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें वो मौके पर ही हलाक हो गया। ऐसे ही हादसात की खबरें MCN ने बारहा नुमाया तौर पर नशर की थीं। इन खबरों के बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी आखिरकार हरकत में आई और इस मामले को संजीदगी से लेते हुए पुलिस डिप्टी कमिश्नर अतुल कर और पुलिस इंस्पेक्टर रेखा लोंढे ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अफसरान और इंजीनियर्स के साथ मालीवाड़ा और फतेहाबाद के मुकामी नुमाइंदों को साथ लेकर खुसूसी मीटिंग की। मीटिंग में हिदायत दी गई कि गड्ढों को फौरी तौर पर पुर किया जाए, जिसके बाद मालीवाड़ा पुल से गड्ढों के भरने का काम शुरू हो गया। पुलिस इंस्पेक्टर ने खुद मौके पर जाकर काम का जायजा भी लिया। अब ये देखना बाकी है कि ये सड़क कितनी मेयारी बनती है और ये मरम्मत कितने दिन तक चलती है। ताल्लुका पैठन के हदगांव में हुई किसान खुदकुशी के मामले में रिवेन्यू अफसरान समेत दीगर जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई आखिरी मरहले में रोक दी गई। वाक़े की तफ्तीश कलेक्टर की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी तय कर रही है। रिपोर्ट के बाद ही अगली कार्रवाई तय होगी। वाज़े हो के किसान संजय कोकड़े ने खेत में बारिश के पानी से नुकसान की शिकायत की थी। मुआयने के दौरान अफसरान की धमकी से दिलबर्दाश्ता होकर मज़कूरा किसान ने सबके सामने कुएं में छलांग लगाकर जान दे दी। रिश्तेदारों ने मुकदमा दर्ज होने तक पोस्टमार्टम और आखिरी रसूमात से इनकार किया, मगर पुलिस की यकीन दहानी पर पोस्टमार्टम हुआ। शिकायत दर्ज करने की कार्रवाई शुरू हुई, मगर आला हुक्काम के हुक्म पर ऐन वक्त पर रोक दी गई। इस पर रिश्तेदारों को मायूसी के साथ लौटना पड़ा। रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुळे ने कलेक्टर को फौरी रिपोर्ट की हिदायत दे दी। दिलीप स्वामी की निगरानी में 3 रुकनी कमेटी ने जायवुक़्वा और बयानात दर्ज कर लिए हैं। रिपोर्ट के बाद ही ये तय होगा कि किन पर मुकदमा दर्ज होगा। फुलंब्री पुलिस ने एक कार्रवाई करते हुए तुअर के खेत में काश्त किए जा रहे 366 गांजे के पौधे जब्त किए, जिनकी मालियत तकरीबन 42,55,000 बताई जा रही है। इस मामले में मुताल्लिका किसान के खिलाफ जुमेरात की रात देर गए मुकदमा दर्ज किया गया। सचिन गाड़ेकर साकिन कोल्ठनवाड़ी ताल्लुका व ज़िला औरंगाबाद ये गांजे के पौधे लगाने वाले किसान का नाम है। कोल्ठनवाड़ी शिवार में ये पौधे बरामद हुए। ये सभी सचिन गाड़ेकर के गट नंबर 56 में तुअर के खेत में लगाए गए थे। पुलिस ने तमाम पौधे उखाड़कर उनका वज़न किया तो वो तकरीबन 3 कुंटल 54 किलो निकला, जिसकी कीमत 42,55,000 रुपये से ज़ायद बताई गई। मौके पर कुल 366 पौधों का पंचनामा किया गया। फुलंब्री पुलिस को इस गांजे के पौधों की खुफिया इत्तला मिली थी। इसके मुताबिक पुलिस इंस्पेक्टर संजय साहा ने पुलिस सब इंस्पेक्टर रघुवीर मरादे और उनके साथियों की टीम ने बुध की शाम 6 बजे जाल बिछाकर अचानक उस खेत का मुआयना किया। उस वक्त खेत में कद्दे आदम जितने बड़े हो चुके 366 गांजे के हरे भरे पौधे मिले, जिनकी कीमत तकरीबन 42,55,080 रुपये थी। ये बात पुलिस इंस्पेक्टर संजय सहाने ने बताई। कार्रवाई की भनक लगते ही मुलजिम सचिन गाड़ेकर फरार हो गया। इस मामले में जुमेरात की रात देर गए फुलंब्री पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रियासती वजीर बराए आबी वसाइल राधा कृष्ण विखे पाटिल ने लिया इलाक़ाए मराठवाड़ा को कहत फ्री बनाने के लिए शुरू किए गए मंसूबे का जायज़ा और मुताल्लिक़ा अफसरान को दी ज़रूरी हिदायत। मीटिंग के बाद की सहाफ़ियों से मुलाकात और कहा कि मरकज़ी व रियासती हुकूमतें इस मामले में हैं संजीदा। जल्द ही इलाक़े मराठवाड़ा से सूखे का हो जाएगा खात्मा। बालिका आश्रम मामले की जांच के लिए विधान परिषद की डिप्टी स्पीकर नीलम गोरे ने मुताल्लिका शोबे की वजीर और पुलिस अफसरान के हमरा शहर के मुख्तलिफ बालिका आश्रमों को दी विजिट और वहां मुकीम लड़कियों और बच्चों से की मुलाकात। लड़कियों की जानिब से दिए गए मशवरों से नीलम गोरे हुई शदीद मुतासिर और कहा उन पर अमल करने से माशरे में आ सकती है खुशगवार तब्दीलियाँ। MLA गोपीचंद पडलकर के मुतनाज़िया बयान पर NCP शरद पवार ग्रुप के लोग हुए मुश्तइल। रियासत भर में किए जाने लगे एहतजाजी मज़ाहिरे। क्रांति चौक इलाके पर मकामी ओहदेदारान व वर्कर्स ने किया जमकर एहतजाज और मुतनाज़िया बयान देने वाले रुकन असम्बली के खिलाफ लगाए जमकर नारे और किया अपने ओहदे से इस्तीफ़े का मुतालबा। और उत्तर प्रदेश के ज़िला कानपुर में पेश आए वाक़े से आशिक़ाने रसूल सख्त हुए नाराज़। मुल्क गिर सतह पर एहतजाज का सिलसिला जारी।
हजारों की तादाद में बंदगाने तौहीद ने निकाला शहर में मोर्चा और आई लव मोहम्मद का बोर्ड लगाने वालों पर दर्ज FIR वापस लेने का किया मुतालबा। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।